Good morning, students. Well, today we are going to do your poem number 4. How to tell wild animals. How to tell wild animals? Tell word here it indicates how to identify. कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें. द पोएट इज गोइंग टू टेल सम फीचर्स ऑफ इट. पोएट कैरोलिन वेल्स, a well-known poet, and in the beginning of her career she has written the stories, short stories and poems for children. It's a very humorous poem, and in a very humorous way it has been told how one can identify the wild animals. If anyone got any chance to go in a forest, then he may face many wild animals. The different ways has been told, and in a very light mood. बड़े ये आयरनिकल वे में व्यंग्यात्मक ढंग से जो है यहाँ पोएम जो है हमें ये बताती है कि किस तरह से हम वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करें, कि किस तरह से उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Each stanza that has your 6 lines and total 6 stanzas are there in this poem. Come to the first one कि if ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if it roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. कि अगर आप बाई चांस आपको ऐसा मौका मिले कि आपको जो ईस्टर्न कंट्रीज में जहाँ जो जंगल्स हैं वहाँ आपको जाने का मौका मिले और वहाँ आप देखें कि एक बड़ा सा जानवर जो है टॉनी बिस्ट येलोइश ब्राउन, उसका कलर, बॉडी का कलर बताया गया है. टॉनी, दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड फॉर द कलर. येलोइश ब्राउन कलर जो है अगर इस तरह का एक बड़ा सा बीस्ट आपकी तरफ आगे आता हुआ आपको दिखाई देता है और आप इस स्थिति में पहुंच जाएं, उसकी जो रॉरिंग है, उसकी रॉरिंग की साउंड को सुन करके, इफ यू आर एट द टाइम स्टेट, तो आप ये समझ लीजिए कि वो एशियन लायन है, यानी कि जिसे हिंदी में बब्बर शेर कहा जाता है, ये वो जानवर है. और यहाँ पोइट के बताने का तरीका देखिए कि एज यू आर डाइंग, यानी कि उसकी रोरिंग से ही, उसके गुर्राने से ही, उसकी दहाड़ से ही आपकी स्थिति ये हो जाए कि आप मर रहे हैं. तो पोइट कहती है कि आप ये बात समझें कि आपका सामना एशियन लायन से हो गया है. तो इट इज द वे ऑफ टेलिंग हाउ एक्चुअली शी वांट्स टू टेल अस. In second stanza, or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black streaks on a yellow ground, just notice if it eats you. The simple rule may help you learn the Bengal tiger to listen. और दूसरी स्टेंजा में यहाँ पोइट जो है बात करती है कि अगर मान लीजिए आप यहाँ वहाँ राउंड कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जंगल में घूमने निकले हुए हैं, वाइल्ड बीस्ट और साथ में वर्ड नॉबल भी यूज किया गया है कि बड़ा ही नेक और जंगली जानवर जो है अगर वो आपका स्वागत करे, आपको ग्रीट करे और उसके आइडेंटिफाई करने के तरीके की उसकी येलो जो बॉडी है, येलोइश कलर की जो स्किन है, उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिक्स हैं, और जैसे ही वो आपको नोटिस करता है इट ईट्स यू, कि वो आपको खाने लग जाता है, आपके ऊपर कूद पड़ता है. तो पोएट कहती है कि दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, कि ये साधारण सा नियम है, यानी कि ये बात आपको बताएगी कि जैसे ही उसने नोटिस किया और वो आपके ऊपर अटैक कर देता है, आपको खाने लगता है, ये बंगाल टाइगर है, नो वन एल्स. और इस स्टेंजा की अगर हम जो बात करते हैं कि नोबल वाइल्ड बीस्ट, कि किस तरह से उसको जो है नोबल भी कहा जा रहा है, और फिर अगली ही लाइन में जो है बात करती है कि जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, कि वो आपको खाने के लिए भी आतुर है और आपको तुरंत खाने के लिए जो है वो आपके ऊपर कूद पड़ता है. एंड दिस वर्ड डिसन, इट मीन्स सी, देखना. द थर्ड वन, इफ स्ट्रॉलिंग फॉर a beast you view, whose hide with spots is peppered as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. He will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. कि अगर आप और स्ट्रॉल करते हुए, वॉक करते हुए, टहलते हुए, घूमते हुए और आगे चले जाते हैं और एक जानवर आपको दिखाई देता है
whose hide with spots is peppered. ये जो लाइन है आपकी whose hide with spots is peppered that I have written here in metaphor. जो आपके लिटरेरी डिवाइस की जो बात की जा रही है इस पोएम में, ये लाइन आपकी मेटाफोर लिटरेरी डिवाइस को इंडिकेट करती है। यानी कि यहाँ उसकी बॉडी के ऊपर वो जो स्पॉट्स हैं, जिस बिस की बात की जा रही है, लेपर्ड की जो बात की जा रही है, उसकी बॉडी के ऊपर जो स्पॉट्स हैं डार्क कलर के, यहाँ कहा गया है whose hide with spots is peppered, कि जिस तरह से पेपर्ड जो उसकी ब्रेन्स होते हैं छोटे छोटे जो हैं, उन चीजों को लेकर के कि किस तरह से वो उसकी बॉडी के ऊपर मानो बिखरे हुए हों। तो इस तरह से जो है उस चीज को लेकर के यहाँ बताया गया है, स्पॉट्स के साथ ही किस तरह से उसकी बॉडी कवर्ड है। As soon as he has leapt on you, यानी कि जैसे ही वो आपके ऊपर जंप करता है, आपके ऊपर अटैक कर दे, आपके ऊपर छलांग लगा दे, you will know it is the leopard, कि आपको ये पता चलता है, आप ये जान जाते हैं कि ये leopard है। He will do no good to roar with pain, यानी कि आप जो है दर्द से भले ही कितने ही कराएं, कितना ही आपको पेन हो रहा हो, आपके कराने का, आपके रोने का, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो टाइगर है he will only lap and lap again, वो बार बार अटैक करके he will finally eat you, वो आपको खा जाएगा। अब देखिए नीचे यहाँ जो पोएटिक डिवाइस की जो बात की जा रही है, here at third point I have written poetic license and that has been particularly in this stanza, कि वो इसी स्टेंजा में इसकी बात की गई है जिस पोएटिक लाइसेंस की हम बात करते हैं। पोएटिक लाइसेंस इज दैट लिटरेरी डिवाइस दैट गिव्स अ फ्रीडम टू द पोएट टू यूज द वर्ड्स एज पर हिज ओन रिक्वायरमेंट, कि कई बार वो चाहे वर्ड की स्पेलिंग की बात हो या किसी दूसरे तरह के वर्ड को यूज करने की बात हो, जो वर्ड वहां भले ही सूटेबल ना हो, लेकिन पोएट जो है वो अपने उस पोएटिक लाइसेंस, उस अथॉरिटी के थ्रू जो है इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि किसी राइम स्कीम को फॉलो किया जा सके या उसकी अपनी जो रिदम है दैट कुड बी मेंटेन। तो यहाँ जो बात की गई है इसकी स्पेलिंग जो होनी चाहिए LEPT, जो बुक में स्टेंजा में दी हुई है दैट इज LEPT यूज्ड बाय पोएट, बट इट शुड बी LEAPT, लेकिन ऐसा किया है उसने अपने इस लिटरेरी डिवाइस की हेल्प से। ऐसा ही नेक्स्ट लाइन में LEP twice this word has been used, it also should be left LEAPT. And then line number 5 in same stanza number 3, T will do no good, इसकी बजाय यहाँ वो जो यूज किया गया है वर्ड उसके लिए होना चाहिए इट, लेकिन जो यूज है बाय पोएट हम ये नहीं कहेंगे कि वो गलत है, दैट इज यूज्ड to make a sense, a rhythm, a rhyme that has been used by in such a manner. One more poetic device, literary device that we will discuss later on. Even in our previous poem we have used it, alliteration, the use of consonant sounds particularly in the beginning of the words. So this is a very common poetic device that can be found in most of the works. तो ये आपको ज़्यादातर जो है हर एक में कहीं ना कहीं जो है इस तरह के वर्ड्स जो है वो मिल ही जाते हैं, वहाँ आप इसके अकॉर्डिंग जो है काम कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 4। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it's a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more kiss. यहाँ इस स्टेंजा में पोएट जो है वो बात करती है कि अगर आप सिंपली अपने घर के यार्ड में या आंगन में और इस तरह की जगह पर हैं जहाँ आसपास में वाइल्ड एनिमल्स हो सकते हैं, तो अगर आप अपने घर के यार्ड में भी हैं और आप एक इस तरह के क्रिएचर से, इस तरह के जानवर से मिलते हैं जो आपके पास आकर के और आपको हग करता है, आपको अपनी बाहों में भर ले, आपको गले से लगा ले और बहुत हार्डली, बड़ा टाइटली, तो आप इस बात को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि वो एक बियर है, भालू है, यानी वही ऐसा करता है। और अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो पोएट कहती है आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर किस, कि अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो वो आपको इसी तरह का एक और हग देगा, इसी तरह की एक और चप्पी देगा। और जो बियर है वो ऐसा क्यों करता है? जस्ट टू किल हिज विक्टिम हिज प्रे, कि अपने शिकार को मार डालने के लिए ऐसा तरीका जो है वो यूज किया जाता है।
Though to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyenas. Thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. स्टेंजा नंबर 5 यहाँ बात की जा रही है कि हालांकि ये जो बीस्ट्स ऑफ प्रे कि इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए कि एक जो नॉविस अन्यू और द पर्सन हु डजंट नो सो मच अबाउट द एनिमल्स, ये एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा जो है किसी जानवरों के बारे में नॉलेज नहीं है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानता है, अगर इस तरह का कोई व्यक्ति है वो शायद इस बात में कंफ्यूज हो सकता है कि एक क्रोकोडाइल को और एक हीनास को जो है वो किस तरह से उसको डिफ्रेंशिएट करे, किस तरह से उनके बीच में जो है वो अंतर बनाए। हीनास जो लकड़बग्गा होता है इस तरह के उस जानवर को जो है उसको कहा जाता है, और क्रोकोडाइल मगरमच्छ हम सभी जानते हैं। तो यहाँ बात की जा रही है जो हीनास है वो मैरी स्माइल के साथ, यानी कि बड़ा मुस्कुराते हुए और खुश होकर के और इस तरह से दिखाते हुए कि वो सामने वाले को देख करके, अपने शिकार को देख करके जो है खुश है, इस तरह के उसके एक्सप्रेशंस होते हैं। जबकि जो क्रोकोडाइल है वो वीप करने लग जाता है, अपने आंसू बहाने लग जाता है। और ये यहाँ जो बात की गई है वो जो एक मगरमच्छ के आंसू, जिस तरह से जो एक कहावत यूज़ की जाती है, मुहावरा यूज़ किया जाता है, पोएट ने भी जो है कुछ उसी तरह के उन वर्ड्स का यूज़ करके यहाँ जो है उसके फीचर्स को बताने की कोशिश की है कि आप एक क्रोकोडाइल को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बारे में हमें कैसे पता लगे, हम एक हाइनास को और क्रोकोडाइल को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करें, अलग अलग हम जो है उसको पहचान पाए। एंड द लास्ट स्टेंजा नंबर 6, द ट्रू chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, peace is the chameleon you see. Chameleon you see, sorry. तो आखिरी में जो बात की जा रही है कैमलियन की बात की जा रही है, एंड वी नो इट वेरी वेल। कैमलियन जिसे गिरगिट कहा जाता है और जो अपने रंग बदलने में, यानी कि जिस तरह से उसके पीछे जो बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के कलर को चेंज करने में वो एक्सपर्ट होता है, उसका फीचर है कि वो अपने बॉडी के कलर को चेंज कर सकता है ताकि वो अपने एनिमी को डिसीव कर सके, उसे धोखा दे सके, उससे छुप सके, बच सके। तो यहाँ उसी जानवर के बारे में बात की जा रही है कि छोटा होता है, एक लिजार्ड की तरह से, जिस तरह से छिपकली होती है उस प्रजाति का है, उस तरह से वो दिखाई देता है। कोई उसके ईयर्स नहीं होते हैं, कोई विंग नहीं है उसके। और अगर आपको ऐसा लगे पेड़ के ऊपर भी देखने के बाद कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप ये समझ जाएं कि आप एक कैमलियन को देख रहे हैं। तो दिस इज योर पोएम। और जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये पोएट का अपना एक तरीका है कि किस तरह से एक बड़े ह्यूमरस वे में, आयरनिकल वे में अपने रीडर्स को ये बताया है कि हम किस तरह से वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करें, किस तरह से उनकी हमें पहचान करनी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट इट। लिटरेरी डिवाइस दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, मेटाफर का यूज हुआ है, दैट लाइन हैज बीन गिवन हियर इन योर स्टेंजा नंबर 3, इट्स सेकंड लाइन। पोएटिक लाइसेंस की जो बात की गई है, 3 वर्ड्स हैं जहां पोएट ने ऐसा किया है, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। Rhyme scheme. If we talk about the rhyme scheme, here we have 6 lines in a stanza. A, B, A, B, C, C. It is the rhyme scheme here, and that has been followed in all the stanzas. इस सभी stanzas में ये सेम जो है वो आपकी rhyme scheme चलती है, इसको पोएट ने फॉलो किया है। और इस पोएम को फिर से पढ़ें आप। Each and every line should be very clear. Yes, later on you are going to get the questions on the extracts. कि जो स्टेंजा है उसके बेस पर आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, उनके जो आंसर्स लिखने होते हैं, तो आपको स्टेंजा पूरी तरह से क्लियर हो, एक एक वर्ड मीनिंग के साथ। और इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क। इसके जो क्वेश्चंस आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट द क्वेश्चन एंड आंसर्स विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। थैंक यू।